वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से उत्पन्न होते हैं। प्लांट के अंदर जब बीज का अंकुरण होता है और उस बीज के अंदर जो जो उसका एम्ब्रियो जो होता है, उस एम्ब्रियो में दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है प्लूमूल, एक होता है रेडिकल। प्लूमूल और रेडिकल जो हैं ये एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं और इन्हीं टिश्यूज़ से आगे चल करके जो भी प्लांट का ऑर्गन बनेगा, जो उस ऑर्गन्स में जितने भी टिश्यूज़ या सेल्स बनेंगे, वह सब परमानेंट टिश्यूज़ कहलाते हैं। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंट होते हैं क्योंकि जब ये टिश्यूज़ मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर डिवीज़न की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। वो एक निश्चित आकार, निश्चित शेप के अंदर और एक निश्चित कार्य में वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जिसे हम सेल डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं। ये टिश्यूज़ डिफ्रेंशिएशन के पश्चात जीवित भी हो सकते हैं और मृत भी हो सकते हैं। जैसे पैरेन्काइमा है तो वो जीवित होगा, कोशिकाएं होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, जबकि जाइलम टिश्यूज़ जो हैं वो उसमें खास करके ट्रैकीड्स और ये मृत सेल्स होती हैं। परमानेंट टिश्यूज़ भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं उसमें मुख्यतः पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं जिसे हम जटिल ऊतक भी कहते हैं, उसमें मुख्यतः जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये संवहन ऊतक कहलाते हैं, जिनका काम होता है ट्रांसपोर्ट का प्लांट के अंदर। चाहे वो जाइलम है तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोएम जो है वो जो भोजन बनता है उस भोजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसे हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम सेप भी कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं दे आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि समान प्रकार की कोशिकाओं से मिल के बने होते हैं, और ये वो कोशिकाएं, उनका उद्गम, ओरिजिन, उनकी संरचना जो है और उनके कार्य सब समान होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो पुस्तक है उनका चित्र के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो गोल है, उनमें काफ़ी मात्रा में सेलुलर स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं। ये मुख्यतः जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनकी सेल वॉल काफ़ी पतली होती है अगर हम उसको कंपेयर करें कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ के मुकाबले। जो कोलेन्काइमा टिश्यूज़ हैं ये एक्चुअली यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पर। और इनमें आप देख सकते हो कि कई कोनों पर जो कोशिका भित्ति है वो मोटी होती है। ये भी जीवित कोशिकाएं होती है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं मुख्यतः इसमें आप देखेंगे तो कोशिका जो भित्ति थी वो काफ़ी मोटी होती है, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल इनमें उपस्थित होती है, और ये सेकेंडरी सेल वॉल मुख्यतः लिग्निन की बनी होती है। और ये अधिकतर केस में जो स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं, इनके जब आप उदाहरण देखेंगे तो ये मृत कोशिकाएं होती है। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ काफ़ी अगर हम तीनों टिश्यूज़ को कंपेयर करें तो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर काफ़ी आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी। ये इनकी जब स्ट्रक्चर के आप स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि इनकी सेल वॉल पतली होती है, इनके बीच में काफ़ी मात्रा में अंतर कोशिकीय स्थल मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, इनका वैक्यूल होता है काफ़ी बड़ा होता है, और ये कई सारे विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए डिफ्रेंशिएटेड होती है। और कई बार कुछ पैरेन्काइमा कोशिकाएं एक पर्टिकुलर ग्रोथ फेज के अंदर पुनः विभाजन भी कर सकती है।
और चूंकि जैसे थिन सेल वॉल है, तो थिन सेल वॉल के कारण क्या ये आसानी से आपस में पैक क्लोज बहुत ही आसानी से पैक हो जाती है अवेलेबल स्पेस के अंदर। और थिन सेल वॉल का फ़ायदा भी ये है कि कोशिकाओं के जो नेबरिंग को पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान जो है, ट्रांसपोर्ट जो है कई सारे पदार्थों का, बहुत आसानी से डिफ्यूज़न के माध्यम से हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेसिस भी डिफ्यूजन को बढ़ावा देता है, जैसे गैसेस का डिफ्यूज़न है इस प्रकार से। और चूँकि पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर कोशिकाओं में बड़े वैक्यूल्स होते हैं, तो वो एक वैक्यूल्स चूँकि उनका मुख्य कार्य प्लांट्स के अंदर एक स्टोर हाउस करना होता है, काफ़ी सारे आयंस का सॉल्यूट्स को वो स्टोर भी करते हैं, और वो ऑस्मोलरिटी या जो है उसको भी कंट्रोल करते हैं। और कई सारे जो पैरेन्काइमा सेल्स है, जैसे कि लीफ में है तो फोटोसिंथेसिस का मुख्य काम जो है, मेसोफिल सेल्स जो होती हैं वो क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। तो इनका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस का भी होता है, और कई जगह पर दूसरी जगहों पर ये स्टोरेज का कार्य भी कराती है। चूँकि डिवीज़न है तो डिवीज़न की कैपेसिटी है, तो ये डेड सेल्स को रिप्लेस कर सकती है विद द न्यू सेल्स। आप ये देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से ये जो कोशिकाएँ हैं। अब पैरेन्काइमस कोशिकाओं को भी कई प्रकार से उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं, चाहे वो उनकी शेप के आधार पर हो या उनके कार्य के आधार पर हो। जैसे शेप के आधार पर बात करें तो एंगुलर पैरेन्काइमा भी हो सकती है, जैसे दिस एंगुलर पैरेन्काइमा आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ख़ास करके ये रूट कॉर्टेक्स के बाह्य भाग में पाई जाती है। लूज पैरेन्काइमा जो होती है वो लूजली अरेंज होती है, उसमें बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये स्टेम की कॉर्टेक्स में होती हैं, या इवन आप लीव्स के अंदर भी देखेंगे तो पैरेन्काइमा लीव लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा सेल्स मिल जाती हैं। जबकि अगर हमको कार्य के आधार पर और दूसरे चीज़ों पर में देखें तो प्रोजेन्काइमा होती है। प्रोजेन्काइमा में थिन वॉल इलोंगेटेड सेल्स होती है, टेपरिंग एंड्स होते हैं, इनका मेन कार्य मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन और कंडक्शन का है। एरेन्काइमा जो होती है एयर स्टोरिंग पैरेन्काइमा है, और खास करके जो जलीय पौधे हैं, जो हाइड्रोफाइट्स हैं, उनके अंदर ये एरेन्काइमा भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। रूट्स के अंदर है, स्टेम्स में भी पाई जाती हैं, और ये उनको प्लवनता, बायोएंसी भी प्रदान करती है। जो क्लोरेन्काइमा है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा सेल्स होती है, और मुख्यतः ये जो भी पौधे के हरे भाग हैं उनमें पाई जाती है, खास करके लीव्स के अंदर। और ये इनका मुख्य कार्य फोटोसिंथेसिस का होता है। जो स्टोरेज पैरेन्काइमा है ये पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनिक फूड बनता है, उसका जो एक्सेस फूड है उसको स्टोर करने का काम करती है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, या ऑयल की फॉर्म में हो। और ये कई जैसे फ्रूट्स के पल्प में है, बीज का जो एंडोस्पर्म है वहाँ पर ये इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम स्टोरेज पैरेन्काइमा कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार की जो पैरेन्काइमा, जैसे एंगुलर पैरेन्काइमा सेल्स हैं, स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, उन सब के ये चित्र दिए गए हैं। ये और भी दूसरे चित्र हैं जो कि स्टोरेज पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा और पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के बारे में बतलाए गए हैं। एरेन्काइमा जैसा कि बताया था कि ये हाइड्रोफाइट्स के अंदर पाई जाती हैं, और रूट्स के अंदर हैं, खास करके गैसेस एक्सचेंजेस के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसके अलावा ये कई केसेस के अंदर ऑक्सीजन स्ट्रेस के अंदर भी एक्टिव रोल प्ले करती है, और इथाइलिन प्रोड्यूस करती है जब ऑक्सीजन स्ट्रेस के अंदर प्लांट आता है। नॉर्मल कंडीशन में भी कोई नॉर्मल प्लांट है, अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में आता है तो रूट्स के अंदर इथाइलिन प्रोडक्शन होता है। वो इथाइलिन क्या करती है कि एक पर्टिकुलर जो रीजन, जिन सेल्स के अंदर इथाइलिन एक्ट करेगा तो उन सेल्स के अंदर सेल डेथ होगा, जिसको हम पर्टिकुलरली जो प्रोग्राम सेल डेथ भी कह सकते हैं। और अल्टीमेटली वो एक एयर कैविटीज एरेन्काइमा फॉर्मेशन में काम करती है। ये कई सारे उदाहरण दिए गए हैं कहाँ कहाँ पर एरेन्काइमा प्रमुख तौर पर पाई जाती है और उनके क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। जैसे स्पंजी टिश्यू इन रूट्स एंड स्टेम्स, फ्लडेड कंडीशंस के अंदर एरेन्काइमा फॉर्मेशन बढ़ जाता है।
ये हाइड्रिला का जो एक हाइड्रोफाइट है उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से एरेनकाइमा जो है एक जो है वो एक एयर स्पेसिस के फॉर्म में दिखाई गई है, और ये ज़रूरी होता है हाइड्रोफाइट के लिए, बायोएंसी के लिए भी और एयर के लिए भी। इस तरह से क्लोरेनकाइमा दे आर मोस्टली ग्रीन इन सेल्स एंड दे possess chlorophyll and their main task is to perform photosynthesis. They are alive at maturity. ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ग्रीन कलर पोर्शंस हैं दे ऑल आर क्लोरेनकाइमास। ये एक लीफ का ट्रांसफर सेक्शन है, और इस लीफ के अंदर आप देख सकते हैं कि क्यूटिकल लेयर है, अपर एपिडर्मिस है, नीचे लोअर एपिडर्मिस और क्यूटिकल रीजन है, और बीच में जो भी पोर्शन है वो सारा क्लोरेनकाइमा सेल्स द्वारा होता है। इसमें कुछ इसमें पैरेन्काइमा स्पंजी पैलिसाइड पैरेन्काइमा सेल्स भी पाई जाती है, और कुछ मीजोफिल सेल्स भी हैं जो गोल्ड कलर की होती है। जो इलोंगेटेड और क्लोजली पैक्ड हैं वो तो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वो तो है पैलिसाइड पैरेन्काइमा, और लोअर एपिडर्मिस के आसपास का जो एरिया है वो आप देखेंगे तो उसमें राउंड कलर की जो सेल्स हैं दे आर एक्चुअली द मीजोफिल सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस तरह से स्टोरेज पैरेन्काइमा होती है, ये अलग अलग जगह पे हो सकती है। एम्ब्रियोज के अंदर एंडोस्पर्म है, या फिर जो फ्रूट का पल्प है वहाँ पर स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जिनका मुख्य कार्य स्टोरेज का होता है। ये आप देख सकते हैं ग्रेनुल्स हैं इनकी, जैसे स्टार्च ग्रेनुल, ये जो वायलेट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर एक्चुअली द ग्रेनुल्स। इस तरह से कोलेनकाइमा जो टिश्यूज़ हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू जो कोलेनकाइमा प्रकार की सेल्स का बना होता है, और उनका मुख्य कार्य जो होता है पर्टिकुलरली थोड़ा सा उनको स्ट्रेंथ प्रदान करना और प्लांट को। So they have support function in plants, particularly in young plants. These cells helps to support plants while not restraining growth due to their lack of secondary walls and the absence of a hardening agent in their प्राइमरी वॉल। चूँकि इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है और प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, प्राइमरी सेल वॉल इतना हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो कोलेनकाइमा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनमें जो कॉर्नर्स हैं पर्टिकुलरली कॉर्नर्स में थिकनिंग पाई जाती है, और ये जो है पर्टिकुलरली थिकनिंग मतलब ज़्यादा डिपोजिशन सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज और इनका हो जाता है, जिसके कारण क्या है वॉल की जो थिकनिंग इसमें देखेंगे वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, और वॉल की थिकनिंग कुछ जगहों पर ज़्यादा डिपोजिशन है, कुछ जगहों पर कम डिपोजिशन है प्राइमरी सेल वॉल की जो कंटेंट्स हैं। तो इस कारण क्या है कि एट सर्टेन प्लेसेस the cell wall is more thick as compared to the other places. जो इसका जो मुख्य कार्य है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको लचीलता भी कहते हैं। जैसे मान लिया कि अगर कोई टहनी है ना, उस टहनी छोटी सी ट्विग है, अगर तेज़ हवा चलेगी तो आपने देखा ऑब्जर्व किया होगा कि वो टहनी हवा की डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। बेंड होने के बाद पुनः वापस से वो अपनी जगह पर आ सकती है, पर ये जो बेंडिंग होना वापस अपनी जगह पर आना, ये जो प्रॉपर्टी है ये कार्य मुख्यतः कोलेनकाइमा का होता है। अगर कोलेनकाइमा नहीं होता तो शायद वो ट्विग अगर तेज, हालांकि इसकी भी एक सीमा होती है, एक लेवल तक तो वो टॉलरेट कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज वो बिल्कुल ही हवा के डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इस कोलेनकाइमा के कारण होती है प्लांट्स के अंदर। और आप देखेंगे कि जो अगर स्टेम में देखेंगे तो कोलेनकाइमा स्टेम के अंदर जस्ट आप देखेंगे तो कॉर्नर्स पर पाई जाती है, या एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ कॉर्नर, एपिडर्मिस जो लेयर है उसके जस्ट पास में क्लोजली ये कोलेनकाइमा पर्टिकुलरली कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स पाई जाती है। ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, एंगुलर है, एनुलर है, लेक्यूनर है और लैमिलर प्रकार की होती है। जो स्क्लेरेनकाइमा होती है इनकी थिक सेल वॉल होती है, और ख़ास करके इनकी जो थिक सेल वॉल है उसका मुख्य कारण है सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल मतलब स्पष्ट है कि लिग्निन डिपोजिशन हुआ है, और लिग्निन एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंपाउंड है, और वह उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी स्क्लेरेनकाइमा कोशिका होगी वह उस पार्ट को काफ़ी ज़्यादा प्लांट के वह पार्ट जो है वो काफ़ी कठोरता उसको प्रदान करता है। और स्क्लेरेनकाइमा कोशिका अपने डिफ्रेंशिएशन जब उसका हो जाता है, जब कोशिका डेस्टाइंड हो गई कि इसे स्क्लेरेनकाइमा बनना, और जब वो मैच्योर हो जाती है तो
जब उसमें सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन हो जाता है उसके पश्चात वो डेड कोशिकाएँ होती हैं। सो इट इज़ द मेन मैकेनिकल टिश्यूज़, क्योंकि आप देखते हैं कि प्लांट जो है वो इरेक्टली ग्रो करता है और आप देखते हैं बड़ा तना होता है और आप ज़मीन में से जो पानी है वो उस तने के माध्यम से ऊपर तक कई फीट और कई मीटर लंबे प्लांट्स भी होते हैं, वहाँ तक पानी आप जाता है। आप कल्पना करें कैसे पानी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर जा रहा है और उस प्रेशर को उस चीज़ को हेल्प करना या ताकि वो स्टेम कोलैप्स नहीं हो ग्रेविटी के प्रेशर में, तो वो उसका मुख्य कारण क्या है कि वो कोलैप्स नहीं हो रहा, उसका मुख्य कारण है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि ट्रैकिड्स और आप देखेंगे तो जो वेसल्स हैं पर्टिकुलरली जो जाइलम एलिमेंट्स हैं, उन जाइलम एलिमेंट्स के अंदर भी सेकेंडरी सेल वॉल थिकनिंग होती है और वो उसको इतना हार्ड बनाती है कि प्लांट कोलैप्स नहीं हो सकता। तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि स्केलेटन सपोर्ट करना, क्योंकि उनके अंदर तो कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं है, तो एक तरह का स्केलेटन ही है प्लांट्स के लिए। स्केलेटन सपोर्ट फॉर वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज एंड प्लांट इटसेल्फ, क्योंकि अदरवाइज इफ देयर विल बी नो स्क्लेरेन्काइमा देन द प्लांट विल कोलैप्स। इसके अलावा भी दी सेल फाइबर आर यूज इन मेकिंग लिनन एंड रोप, और ये इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हो गई है। जो रस्सियाँ वगैरह जो बनती हैं जो, तो वो उसमें भी मुख्यतः यही स्क्लेरेन्काइमा होती है। इसका कई सारे फ्रूट्स के अंदर जो पल्प है उनका हार्ड आउटर जो शेल्स जो होता है नट्स का, वो सब किसका कारण जो हार्ड है वो उसका मुख्य कारण स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्क्लेराइड और एक दूसरा होता है फाइबर। स्क्लेराइड्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्रैकाइस्क्लेराइड्स, मैक्रोस्क्लेराइड्स, ऑस्टियोस्क्लेरॉइड्स, एस्ट्रोस्क्लेराइड्स एंड ट्राइकोस्क्लेराइड्स। जबकि फाइबर्स जो होता है एक जाइलरी फाइबर्स होता है, एक एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स होता है। जाइलरी फाइबर्स जो जाइलम से एसोसिएटेड होता है, एक जैसे फाइबर ट्रैकिड्स हो गया, लिब्रिफॉर्म फाइबर्स हो गया, जिलेटिनस फाइबर्स हो गया। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स में फ्लोएम फाइबर्स हो गया, कॉर्टिकल फाइबर्स हो गया या पेरीवेस्कुलर फाइबर्स हो गया। तो ये मुख्य जो फाइबर स्क्लेराइड्स हैं उसका एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। स्क्लेराइड छोटी सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, जो कि डेड होती है मैच्योरिटी पर। उनका मुख्य कार्य होता है प्रोटेक्शन का। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जो हैं पर्टिकुलरली वो बंडल शीट्स में मोनोकोट्स के अंदर होती हैं, और कुछ क्लाइंबर्स जो हैं डाइकोट्स के, खास करके उनकी कॉर्टिकल लेयर्स और पेरिसिकल फाइबर्स में होती हैं। और इसमें भी देखा गया हार्ड फाइबर और सॉफ्ट फाइबर, जैसे कोकस जो है उसका अंदर हार्ड फाइबर होता है, जो कॉर्कस जो होता है जूट होता है वो होता है सॉफ्ट फाइबर होता है। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है स्क्लेराइड्स और फाइबर्स के बीच में। ये एक तरह का तीनों का कंपैरिजन दिया गया है एट द एंड कि क्या क्या पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में मुख्य अंतर होता है, जो कि मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है कि पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग कोशिकाएं होती है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग कोशिकाएं होती है, और इनके क्या क्या कार्य हैं फंक्शन, खासकर कि स्क्लेरेन्काइमा का मैकेनिकल सपोर्ट होता है, पैरेन्काइमा कई सारे फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल जो भी वर्क्स हैं प्लांट्स के, उसके अंदर पैरेन्काइमा इन्वॉल्व होती है, और कोलेन्काइमा भी सपोर्टिव रोल प्ले करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया है, जिसमें खासकर कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो कोशिकाएँ हैं और जिसको हम सिंपल टिश्यूज़ भी कहते हैं, सरल ऊतक भी कहते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें मुख्यतः जाइलम और फ्लोएम आते हैं। थैंक यू।